प्यारे बच्चों, कल के लेसन में आपने ये पढ़ा था कि जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम ये पढ़ेंगे कि जीवन का मुख्य आधार क्या है। तो आप सभी को पता है जीवन का मुख्य आधार क्या होता है? कोशिका। कोशिका को जीवन का मुख्य आधार कहा जाता है। सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। इन्होंने जो कोशिका देखी वो कुछ इस तरह की थी। अर्थात ये खाली कमरों के रूप में थी, जिसमें न तो जीव द्रव्य था न और कुछ भी था, कोई कोशिका नहीं थे। इसीलिए ये एक कोशिका थी, निर्जीव कोशिका थी। इसको उन्होंने नाम दिया, सेलुला नाम दिया। निर्जीव को सर्वप्रथम उन्होंने जो कोशिका दी थी, ये सुबेरिन से बनी हुई थी और खाली कमरों के समान दिखाई देती थी, जिसमें जीव द्रव्य एवं अन्य कोशिका नहीं पाए जाते थे। इसीलिए उसको उन्होंने सेलुला नाम दिया था। इसके पश्चात सजीव कोशिका की खोज की गई थी। सजीव कोशिका की खोज की गई थी। उसमें साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की थी। उन्होंने दांतों का जो मैल होता है, उस दांतों का मैल को बाहर निकाला, उसकी स्लाइड बनाई। स्लाइड बनाने के बाद माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने देखा तो जो जीवाणु दिखाई दिए उसमें केंद्रक भी था, जीवद्रव्य भी था और सभी कोशिकाएं थे। इसीलिए उसको सजीव कोशिका नाम दिया गया था। अब क्वेश्चन यह है कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो एक साइंटिस्ट है सीपी स्वैनसन। सीपी स्वैनसन, इनको कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। सीपी स्वैनसन को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। जबकि भारत के अंदर कोशिका विज्ञान के ऊपर अध्ययन किया था ए.के. शर्मा। तो विश्व में कोशिका विज्ञान के जनक सीपी स्वैनसन और भारत में कोशिका विज्ञान के जनक होते हैं ए.के. शर्मा। अब बात यह आती है, कोशिका तो ठीक है, कोशिका है क्या? तो हमने कहा भाई कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इसलिए, जैसा उस लेसन में भी आपको बताया था कि एक कोशिका, इसके ऊपर दूसरी कोशिका, फिर तीसरी कोशिका, फिर चौथी कोशिका, इस तरह से एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर शरीर की संरचना बनाती है। इसीलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं। जबकि प्रत्येक कोशिका शरीर के समस्त कार्यों को करने के लिए सक्षम होती है, इसीलिए इसे क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। जैसे अमीबा एक कोशिकीय होता है, परंतु यह कोशिकाओं के सभी कार्य जैसे पोषण, श्वसन, वृद्धि, जनन आदि सभी को संपन्न करता है। इसीलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसके बाद में दो साइंटिस्ट थे, एक तो था स्लीडन एवं दूसरा था स्वान। स्लीडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया। स्लीडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। जैसा अभी आपको बताया, कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सजीव की आनुवांशिक इकाई होती है, क्योंकि कोशिका में डीएनए, आरएनए पाया जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करता है। इसीलिए इसे आनुवांशिक इकाई भी कहते हैं। एक और साइंटिस्ट था रॉबर्ट विर्चो। रॉबर्ट विर्चो, इस रॉबर्ट विर्चो ने यह बताया था कि भाई नई कोशिका का विकास पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। इसने कहा कि नई कोशिका का विकास अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। ये इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, जिसे जीवोत्पत्ति, एक जीव से नए जीव यानी नई कोशिका का विकास पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। ये उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। स्टूडेंट्स, कोशिका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत क्या है, उसकी व्याख्या कीजिए, तो इस तरह से होती है। परंतु एक ऐसी चीज भी है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती है, यानी कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद होती है, और वो है वायरस। वायरस को कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहते हैं, क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ना तो इसको सजीव में व्यवस्थित करते हैं, ना निर्जीव में। इसकी कोई संरचना नहीं होती, इसमें केवल डीएनए आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। जब हम वायरस टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा। वायरस को कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब बात यह आती है भाई, कोशिका की आकृति कैसी होती है, इसका आकार कैसा होता है। तो कोशिका छोटी से लेकर के बड़ी बहुत सारी कोशिकाएं होती है। कोशिका का कोई एक आकार नहीं होता, कोशिका का आकार अलग अलग तरह का होता है। ये पौधे की संरचना एवं कार्य पर निर्भर करती है। कहीं पे कोशिका का आकार गोलाकार होगा, कहीं पे कोशिका का आकार अंडाकार होगा, किसी जाति में कोशिका का आकार तारे के समान होगा, किसी जाति में कोशिका का समान तंतु के समान होगा, और किसी में पीपे के समान होता है। तो कोशिका की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, बल्कि यह अलग अलग जातियों में इसकी आकृति अलग अलग होती है। अब बात यह होती है कोशिका का साइज क्या होता है, साइज क्या है, कितना आकार है भाई इसका। तो जो कोशिका का साइज भी अलग अलग प्रकार से होता है। यहाँ सबसे छोटी कोशिका 0.1 नैना माइक्रोन की होती है, जिसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसका आकार कितना है, 0.1 नैना माइक्रोन होता है। ये माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर या PPLO प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा लैडवेली। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी कोशिका होती है जिसका आकार अलग अलग होता है। जैसे सबसे लंबी पादप कोशिका होती है वो है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया में सबसे लंबी पादप कोशिका होती है, ये एक शैवाल होता है। सबसे लंबी कोशिका बहुकोशिकीय पादप रोडेमिया नीविया की होती है, रोडेमिया नीविया की होती है। इसी प्रकार सबसे बड़ी जंतु कोशिका होती है, वह आपने पढ़ा है ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच का अंडा ये लगभग 23 से 35 सेंटीमीटर होता है। तो सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच का अंडा। तो ये आपने देखा कि कोशिका का आकार एवं कोशिका की संरचना अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होती है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल संरचना क्या है, कोशिका की संरचना क्या है। तो स्टूडेंट्स, दो प्रकार की कोशिका होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का मुख्य अंतर होता है कोशिका भित्ति, तारक काय और हरित लवक। 3 अंतर होते हैं। जब टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा आज इसके कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो सबसे चारों ओर से किससे घिरी होती है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के नीचे होती है कोशिका झिल्ली, फिर है जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रिक्तिका, हरित लवक और अन्य कोशिकांग इसके अंदर पाए जाते हैं। कोशिका की संरचना, कोशिका सबसे चारों ओर से सबसे बाहर से कोशिका भित्ति से घिरी हुई होती है, जो कि सेलुलोज से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इसके अंदर पतली एवं लचीली कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड, फास्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है। कोशिका झिल्ली चारों ओर से एक अर्ध तरल गाढ़े द्रव को घेरे रहती है, जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। इस जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, यदि पादप कोशिका है तो उसमें रिक्तिका आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई जंतु कोशिका होती है उसमें तो केंद्रक बीच में होता है, जबकि पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की तरफ क्यों होता है।
तो इसका कारण ये होता है कि पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका पाए जाने के बाद उसमें प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर के कारण जो केंद्रक होता है थोड़ा ऊपर की ओर अर्थात परिधि की ओर खिसक जाता है। तो जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर पाया जाता है। अब एक चीज और है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है। तो जंतु कोशिका, सबसे पहला इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका के अंदर हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जो जंतु कोशिका होती है उसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित होता है, इसीलिए ये परपोषी होते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, इसीलिए ये स्वयंपोषी होती है। तो ये कोशिका की बेसिक जानकारियां हैं, फंडामेंटल बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या तो अंतर होता है, आगे कोशिका के और क्या क्या कार्य होते हैं इसको मैं बताऊंगा। आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। इसके नोट्स मैं आपको बहुत जल्दी भेज दूंगा, तो आप अपनी तैयारी प्रारंभ रखें। धन्यवाद।